हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हमने टीजीटी मैथ्स का बैच शुरू किया हुआ है सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए, और हम इसमें वेक्टर कैलकुलस कर रहे हैं। वेक्टर कैलकुलस में ये मल्टीवेरिएट कैलकुलस में भी वेक्टर कैलकुलस गिवन है, तो इसमें हम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फील्ड और डाइवर्जेंस कर ले। इतना पार्ट है इस यूनिट में वेक्टर का, ये पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, लाइन इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, मास एंड वर्क, ये पोर्शन हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल्स, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स। ये वाला पोर्शन हम इस क्लास में कवर करेंगे। ओके, इससे अगली क्लास में कवर होगा ग्रीन्स थ्योरम, एरिया इज लाइन इंटीग्रल। ठीक, एक क्लास इसकी लगेगी। सो आज वाली क्लास ग्रीन्स थ्योरम, एरिया इज लाइन इंटीग्रल 2, और सरफेस इंटीग्रल 3, और स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम 4। तो टोटल मिला के 4 क्लास होनी है इसकी वेक्टर कैलकुलस की, फिर ये खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी वेक्टर कैलकुलस प्रीवियस ईयर की, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन डी ट्रिपल एस भी पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहला टॉपिक है आज का, पाथ इंडिपेंडेंट एंड कंजर्वेटिव फील्ड। अच्छा, एक बात बताओ, इतने तो आप समझदार हो, पाथ इंडिपेंडेंट ये नाम ही बोल रहा है कि पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पाथ के इंडिपेंडेंट है ना। अगर इस नाम को ही पढ़े हम तो पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब किसी भी रास्ते से जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखना कुछ ऐसी ही बात मिलेगी। लेट एफ वेक्टर बी अ फील्ड इन ओपन रीजन डी, ये मैंने एक ओपन रीजन डी मान ली। ठीक है, एफ वेक्टर मेरी फील्ड है इस ओपन रीजन डी में, एंड सपोज दैट फॉर एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन डी, मैंने 2 पॉइंट ले लिए ए और बी अपने इस रीजन डी में। क्लियर? द वर्क डन फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन हुआ उसका फॉर्मूला में निकालना, उसका फॉर्मूला में पता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एफ इंटू डी आर वैक्टर, फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम ए टू बी, तो ये फॉर्मूला हम करके आ चुके हैं। तो द वर्क डन इंटीग्रल ए टू बी एफ वेक्टर डॉट बी डी आर वैक्टर इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी इज सेम ओवर ऑल पाथ फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक किसी भी पाथ से जाओ, किसी भी रास्ते से जाओ, जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। ठीक है, in moving from A to B is same over all path from A to B. Then integration A to B F vector dot dr vector, मतलब work done is path independent in D. तो इस रीजन D में जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है, और अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है मतलब रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो जो फील्ड होगी ना एफ वेक्टर, वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। ठीक है, अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है तो जो फील्ड होगी वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। बस इतनी सी बात थी। सो पाथ इंडिपेंडेंट समझ में आ गया कि जब जो वर्क डन है वो किसी भी रास्ते पर से जाओ, किसी भी पाथ से जाओ, अगर वर्क डन सेम रहे तो हम उसको बोलेंगे पाथ इंडिपेंडेंट, और अगर वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है तो जो फील्ड होगी एफ वेक्टर वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। बस क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। इफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज पाथ इंडिपेंडेंट, फिर इसको इसी सारे को समराइज करके एक लाइन में लिख दिया। अगर मेरा वर्क डन यानी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर पाथ इंडिपेंडेंट है, तो जो मेरी फील्ड होगी एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव फील्ड, वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। क्लियर? अब करते हैं, देखो फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल क्या है। फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल, और यही होती है पाथ इंडिपेंडेंट की कंडीशन। ये फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल ये क्या देती है? पाथ इंडिपेंडेंट की कंडीशन देती है। तो देखिए क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ स्मॉल एफ, और ये एक स्केलर फंक्शन है, सच दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये ग्रेडियंट वेक्टर है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फ्रॉम ए टू बी। मतलब जो मेरी फील्ड है, वेक्टर फील्ड है, अगर उसको मैं ग्रेडियंट एफ के इक्वल लिख पा रहा हूं, अगर वो
मेरा जो फील्ड वेक्टर है एफ वेक्टर, कैपिटल एफ वेक्टर है, अगर वो ग्रेडियंट एफ के बराबर है, ऐसा कोई स्केलर डिफरेंशिएबल फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि उसका ग्रेडियंट मेरे फील्ड के बराबर है, कैपिटल एफ वेक्टर के बराबर है, अगर ऐसा है तो जो वर्क डन होगा यानी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होगा, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फ्रॉम ए टू बी। आई होप समझ में आ गया होगा। इफ देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन स्मॉल एफ सच दैट एफ कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, देन दिस वर्क डन यानी कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फ्रॉम ए टू बी। तो ये जो वर्क डन होगा यानी कि जो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? रट्टा मत मारना, बात को समझ लेना, रट्टा मारना है फॉर्मूले का। और वो फॉर्मूला क्या है? अगर पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर यानी कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? इस एफ वेक्टर की जगह अब मैं ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर लिख सकता हूं, तो इसकी जगह लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ एफ वेक्टर, इस पे वेक्टर लगा लेना। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ इंटू डी आर वेक्टर, क्लियर है? और जब ये एक तरह से डेरिवेटिव का काम करता है ये ग्रेडियंट वेक्टर, ठीक है, तो इंटीग्रेशन से ये कट जाएगा, बचेगा क्या? लिमिट पुट करेंगे तो एफ आर आएगा, एफ फिर अपर लिमिट पुट होगी तो एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। मतलब एक तरह से डेरिवेटिव का काम करता है और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कट जाता है, क्लियर? तो क्या बचेगा? सिर्फ एफ आर बचेगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर हम कर रहे थे ना, तो अपर लिमिट पुट होगी तो एफ बी आ जाएगा और नीचे वाली लिमिट पुट होगी तो माइनस एफ ए आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट ए और बी, ये पॉइंट ऐसे ऐसे दिए मिलेंगे जैसे बी पॉइंट एक्स टू वाई टू जेड टू इस टाइप में गिवन मिलेगा, और जो ए पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन इस टाइप में गिवन मिलेगा, उसको फंक्शन में पुट कर देना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, वैल्यू आ जाएगी इसकी। क्लियर है? तो ये है फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल। दोबारा से समझा देता हूं, अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन, स्केलर डिफरेंशिएबल फंक्शन स्मॉल एफ, ऐसा है कोई फंक्शन सच दैट कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर यानी कि जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। अगर ऐसा है तो जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक, और फॉर्मूला क्या बनता है? वर्क डन यानी कि ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टू बी ग्रेडियंट एफ डॉट डी आर वेक्टर, और जब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या जाता है? एफ बी माइनस एफ ए, और बी पॉइंट क्या था? एक्स टू वाई टू जेड टू, और ए पॉइंट इस टाइप का होगा एक्स वन वाई वन जेड वन, दोनों को घटा देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब देखना आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगी फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल। इसके बाद आ जाइए पोटेंशियल फंक्शन क्या है। यही है पोटेंशियल फंक्शन, कि ऐसा कोई स्मॉल एफ एग्जिस्ट करता हो कि मेरी जो फील्ड वेक्टर एफ, कैपिटल एफ वेक्टर, वो ग्रेडियंट एफ के बराबर हो, तो ऐसा जो फंक्शन होगा, जो स्मॉल एफ फंक्शन है, वो पोटेंशियल फंक्शन होगा। ये देखो, इफ कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, देन स्मॉल एफ इज पोटेंशियल फंक्शन फॉर कैपिटल एफ वेक्टर यानी कि फील्ड वेक्टर। तो जो स्मॉल एफ होगा वो पोटेंशियल फंक्शन होगा इस कैपिटल एफ वेक्टर का। अगर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ये स्मॉल एफ एग्जिस्ट करता है, मतलब स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ मतलब कैपिटल एफ वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ एफ के बराबर, अगर मेरे को ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए कि मेरा कैपिटल एफ वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ एफ के बराबर हो, तो अगर ऐसा कोई फंक्शन एफ एग्जिस्ट करता है तो पहली बात तो वो फंक्शन पोटेंशियल फंक्शन होगा इस कैपिटल एफ का। और अगर ऐसा पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो जो लाइन इंटीग्रल है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, और पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो फिर कंजर्वेटिव फील्ड होगी, तो फिर कैपिटल एफ वेक्टर क्या होगी? कंजर्वेटिव फील्ड होगी। यही तो ऊपर पढ़ के आए हैं कि अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा तो कैपिटल एफ वेक्टर कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो कुल मिला के अब क्या बात आ गई? अगर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होगा और कैपिटल एफ वेक्टर कंजर्वेटिव फील्ड होगी। देखना लास्ट में एक लाइन बन जाएगी ये पूरी। ठीक है, लास्ट में आके जितना भी हम पढ़ेंगे उसका निचोड़ निकाल दूंगा, ठीक है, ताकि एकदम क्लियर हो जाए आपको। तो अभी के लिए बस आप ध्यान लगाकर सुनते जाओ और समझते जाओ जितना समझ में आ रहा है। एक बार ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, फिर देखना आपको A1 समझ में आ जाएगा। बस बाद में क्लास होने के बाद एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो क्या निकल के आया? पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज दिस लाइन इंटीग्रल a to b f vector dot dr vector is path independent and this implies capital F vector is conservative field। हो गया? ठीक है,
तो ये थी पोटेंशियल फंक्शन की बात। तो पहले हमने सीखा पाथ इंडिपेंडेंट एंड कंजर्वेटिव फील्ड, उसके बाद हमने देखी फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल, और उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ बी माइनस स्मॉल एफ ए। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। पोटेंशियल फंक्शन के बारे में हमने जान लिया कि अगर कोई ऐसा पोटेंशियल फंक्शन स्मॉल एफ एग्जिस्ट करता है सच दैट कैपिटल एफ वेक्टर इज ग्रेडियंट ऑफ स्मॉल एफ, तो अगर ऐसा कोई हमें पोटेंशियल फंक्शन मिल जाता है तो लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है एंड कैपिटल एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव फील्ड। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इफ पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट, अगर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ। इस बात में कोई दो राय नहीं? नहीं सर। दिस इंप्लाइज लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कॉन्टूर, मतलब क्लोज्ड कॉन्टूर है तो उस पे जो ये लाइन इंटीग्रल होगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर उसकी वैल्यू 0 होगी। आई बात समझ में? ओवर नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज्ड कर्व, नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज्ड कर्व है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंटरसेक्ट करके अपने आप को इंटरसेक्ट करके कर्व बंद हो रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। ठीक। इफ पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट दैट इज कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, दिस इंप्लाइज लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कॉन्टूर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर क्लोज्ड कॉन्टूर है ओवर नॉन इंटरसेक्टिंग क्लोज्ड कर्व है तो उसका लाइन इंटीग्रल 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैंने बताए हैं पोटेंशियल फंक्शन के, दोनों को रट लेना। अब देखो आइडेंटिफाइंग अ कंजर्वेटिव फील्ड, अब क्वेश्चन दे देगा वो और ये बोलेगा कि बताओ ये कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं, तो उसको निकालने की एक बहुत प्यारी सी ट्रिक है। क्या है? कैपिटल एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव इफ कर्ल एफ इज इक्वल टू 0, मतलब डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0, या बोलो कर्ल एफ इज इक्वल टू 0, मतलब जो फील्ड दी है उसका कर्ल निकाल दो। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। बस अब नोट देखो, एफ वेक्टर इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फील्ड इफ दिस लाइन इंटीग्रल ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग ए टू बी दैट इज कर्ल एफ इज इक्वल टू 0, और इनके ऊपर हम वेक्टर लगा सकते हैं सबके ऊपर। ठीक है, दैट इज कर्ल एफ इज इक्वल टू 0। बस सो इजी। ये कैपिटल एफ वेक्टर इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फील्ड इफ दिस लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ज्वाइनिंग ए टू बी दैट इज कर्ल एफ इज इक्वल टू 0। आ गई बात समझ में? अब एक 2 डायमेंशनल टेस्ट है, अगर मेरी फील्ड 2 डायमेंशनल हो तो उसका क्या फॉर्मूला होगा? देखो ये आई कैप जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है ना, तो मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग वाला कोफिशिएंट है, और ये जो क्यू एक्स वाई है ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, फॉर दिस फील्ड एफ वेक्टर द फील्ड इज कंजर्वेटिव इफ, तो जब ऐसे 2 डायमेंशन में आ जाए तो हम किस तरह से चेक करेंगे कि फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं? तो उसके लिए जो ये P है, जो ये एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप वेक्टर है, इसका जो कोफिशिएंट है P एक्स वाई, उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो डेल P अपॉन डेल y। ठीक है, और जो ये Q है इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, सो डेल P अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल x। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हम इस फील्ड को, जो ये 2 वेरिएबल में फील्ड है, इसको क्या बोल देंगे कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। एक एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल, चेक वेदर कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर आई कैप एक्स स्क्वायर प्लस 2xy जे कैप इज कंजर्वेटिव। तो इसको कंजर्वेटिव चेक करना, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव करो, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2x आ जाएगा और 2y आ जाएगा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू x करना, तो इसको हो जाएगा x स्क्वायर का 2x, और इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y कॉमन आ जाएगा 2y। क्लियर? तो 2x प्लस 2y दोनों बराबर हैं, सो एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव। इस तरह से चेक करना है। इज इट क्लियर? अब ये है मेन पॉइंट, बस इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन बचेंगे। क्लियर? तो बड़े ध्यान से सुनना, सारी चीज का निचोड़ है ये 5 स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। अगर मेरी कोई वेक्टर फील्ड है, कैपिटल एफ वेक्टर है, तो ये 5 चीज इक्विवेलेंट होती हैं। ये है तो ये होंगी, ये है तो उल्टा ये होगा। अगर कर्ल एफ 0 आ जाता है तो फील्ड कंजर्वेटिव भी होगी और ग्रेडियंट एफ के बराबर होगी एफ वेक्टर। ठीक है, ये पांचों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो बस ये 5 याद कर लो, इसी से ही सारा कंजर्वेटिव फील्ड टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। ठीक, और एक फॉर्मूला है वो जो हमने ये वाली थ्योरम की थी, बस फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल, एक ये याद रखनी है, बाकी सारा इसी में कवर हो जाएगा, इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है? और एक ये 2 वेरिएबल वाला है, ये हो रहा है भाई। ठीक है, बाकी देखो क्या है। फॉर अ वेक्टर फील्ड कैपिटल एफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट,
कैपिटल एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव, तो पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, दैट इज कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, और अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो कर्ल एफ जीरो होगा, यानी कि डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। अगर इनमें से कोई भी है तो हम कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर इन चारों में से कोई भी है तो हम कह सकते हैं ओवर क्लोज्ड कॉन्टूर ओवर कर्व सी और क्लोज्ड कॉन्टूर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ये पांचों चीजें एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं, बिल्कुल गोट के पी जाना, पी जाएंगे सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज पे। अब इसी को एक लाइन की फॉर्म में लिख दिया कि कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड है तो पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा और कर्ल एफ। कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसका पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अगर पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा, पाथ इंडिपेंडेंट है तो कर्ल एफ जीरो होगी, कर्ल एफ जीरो है तो ओवर क्लोज कॉन्टूर एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा। तो ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन करवाता हूं, मैंने एक क्वेश्चन लिया बस, आगे बाकी सब क्वेश्चन पीछे एक साथ ले लिए ताकि आप जो कंटेंट है उसको एक बार अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर सको और फिर उसको यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई कर सको। इसी टॉपिक के क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन, मेरे को वर्क डन निकालना है बाय कंजर्वेटिव फील्ड एफ वेक्टर, ये एफ वेक्टर दे दिया मेरे को, दिस इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो मुझे एफ वेक्टर ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई जेड इसके बराबर दे दिया, मतलब ये एक्स वाई जेड पोटेंशियल फंक्शन हो गया ना, है ना। और अगर पोटेंशियल फंक्शन है तो ये कंजर्वेटिव फील्ड है, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अलोंग अ कर्व सी जॉइनिंग ए पॉइंट दिस एंड बी पॉइंट दिस, तो मुझे वर्क डन निकालना है, क्लियर। और वर्क डन और कंजर्वेटिव फील्ड मुझे गिवन है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है और मेरे पास पोटेंशियल फंक्शन स्मॉल एफ भी है। हियर कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ मुझे गिवन है, जहां पर एफ की वैल्यू है एक्स वाई जेड, पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट, सो कैपिटल एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव फील्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब क्योंकि ये एफ वेक्टर इस ग्रेडियंट एफ के बराबर है तो इस वेक्टर की जगह एफ कैपिटल एफ की जगह मैं ग्रेडियंट एफ लिख दूंगा और इस ग्रेडियंट से और इस ये इंटीग्रेशन कट जाएगा तो बचेगा एफ बी माइनस एफ ए। और बी पॉइंट मुझे गिवन है, ये पुट कर दो फंक्शन में, बी पॉइंट पुट कर दो, जो ये स्मॉल एफ एक्स वाई जेड था तो इसमें एक्स वाई जेड ये मतलब तीनों पॉइंट गुणा होंगे, 1 गुणा 6 गुणा -4, माइनस बीच में एज इट इज, और एफ ए मतलब फंक्शन क्या था मेरा, स्मॉल एफ एक्स वाई जेड था, मतलब ये तीनों पॉइंट आपस में गुणा होंगे, -1 गुणा 3 गुणा 9, क्लियर। गुणा करो ये आ जाएगा, इनको गुणा करो ये आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आंसर है। इस तरह से वो क्वेश्चन निकलवाएगा और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है अगर कंजर्वेटिव फील्ड से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, इज इट क्लियर। वो लाइन इंटीग्रल निकालने को बोल सकता है, वर्क डन बोल सकता है, वर्क डन निकालो, तो फील्ड कंजर्वेटिव है, फील्ड कंजर्वेटिव है और इस तरह से पोटेंशियल फंक्शन गिवन है तो पक्का यही फॉर्मूला लगेगा, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आ जाएगी नेक्स्ट। एक फील्ड दे दी सिंपल और पूछ लिया बताओ ये कंजर्वेटिव फील्ड है या नहीं। अरे भाई अभी अभी तो बता के आया हूं, यस सर बताया तो था पर याद नहीं है तो लो याद दिला देते हैं। एफ वेक्टर इज कंजर्वेटिव इफ कर्ल एफ इज इक्वल टू 0, है ना, यही बताया था ना कि कोई भी फील्ड है कैपिटल एफ वेक्टर वो कंजर्वेटिव कब होगी, जब कर्ल एफ इज इक्वल टू 0 होगा। और कर्ल एफ मुझे निकालना आता है कैसे, ऊपर लिखो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, कर्ल निकालने के लिए यहां पर डेल क्रॉस एफ होता है ना, और वो डेल की वैल्यू होती है डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, ये उसके कोफिशिएंट होते हैं। अरे यार देखो, डेल क्रॉस एफ वेक्टर इसी को तो बोलते हैं कर्ल एफ, और ये होता है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप। तो ऊपर लिख लिया आई कैप जे कैप के कैप क्योंकि कर्ल निकालने के लिए लिखने पड़ते हैं। इसके कोफिशिएंट लिख दिया डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और इसके कोफिशिएंट लिखो नीचे 2x 3y स्क्वायर 7z क्यूब। डिटरमिनेंट निकाल दो, 0 के बराबर आ जाएगा। मैंने निकाल के नहीं दिखाया क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो, ठीक है, निकाल लेना, ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा। सो दिस इंटीग्रेशन a टू b f वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो फील्ड कंजर्वेटिव होगी, बस कुछ भी बोलो, चाहे डायरेक्ट बोल सकते थे कि कंजर्वेटिव फील्ड है क्योंकि कर्ल एफ 0 है तो फील्ड कंजर्वेटिव ऑटोमेटिक, फील्ड कंजर्वेटिव है तो भी पांचों बात सत्य होंगी जो ये पांचों बात बताई थी। फील्ड कंजर्वेटिव आ गया तो कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट एफ होगा, कर्ल एफ 0 होगा, लाइन इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंट, क्लोज्ड कॉन्टूर सी एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो भी पूछे वही बता देना।
चेक वेदर कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2xy प्लस वाई स्क्वायर आई कैप एक्स स्क्वायर प्लस 2xy जे कैप इज कंजर्वेटिव। तो ये 2 वेरिएबल में है, कंजर्वेटिव चेक करना, पीछे क्वेश्चन करवाया था, शायद वही दोबारा आ गया है, तो इसको आप एक बार बिना देखे ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल फंक्शन ऑफ कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। हमें क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल फंक्शन निकालना है, कैपिटल एफ वेक्टर गिवन है तो पोटेंशियल फंक्शन निकालने को बोल रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है। सो कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ, पोटेंशियल फंक्शन यही तो होता है कि जब मैं अपने कैपिटल एफ वेक्टर को ग्रेडियंट एफ के बराबर लिख पाऊं तो ये स्मॉल एफ पोटेंशियल फंक्शन होगा, है ना। तो ग्रेडियंट एफ, तो ग्रेडियंट डेल ओवर डेल एक्स आई कैप डेल ओवर डेल वाई जे कैप डेल ओवर डेल जेड के कैप, उसमें एफ की गुणा कर दो, डेल एफ वन, जो एफ मेरा जो स्केलर फंक्शन है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप। इसमें एक करेक्शन है भाई, मैं करेक्शन कर देता हूं, ये जो मैंने F1 F2 लिख दिया ना, ये नहीं लेने हैं, ये सिंपली वो ही लिया जाएगा, F ही लिया जाएगा, क्योंकि ये एक स्केलर फंक्शन है, ये F1 F2 नहीं आएगा, ठीक है, F ही आएगा। इज इट क्लियर? तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप, और दोनों का जोड़ होगा, तो मुझे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है और डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना है। तो देखो ये चीज, ये कैपिटल एफ वेक्टर के ही बराबर है ये चीज, ठीक है, और इसकी वैल्यू है ये, तो मतलब जो कैपिटल एफ वेक्टर है और जो ये वेक्टर है, इसको मैं आपस में कंपेयर कर सकता हूं। तो यहां से आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स 2x के बराबर रख दिया, और यहां से आ गया डेल एफ अपॉन डेल वाई 2y के बराबर रख दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, तो f की वैल्यू क्या आ गई, यहां से इंटीग्रेशन किया तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। सो f की वैल्यू आ गई x, अच्छा ये बाद में हम जोड़ के लिखेंगे, तो f की वैल्यू आ गई, और यहां से f की वैल्यू क्या आएगी, कर्ल f अपॉन कर्ल y 2y के बराबर है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, सो f की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर प्लस c, 2 से 2 कट जाएगा, और कांस्टेंट लगाना जरूरी है, तो दोनों को जोड़ दो बस, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2c मत कर देना, एक ही कांस्टेंट रखना है प्लस c, सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल फंक्शन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या है क्वेश्चन है, लेट कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, फाइंड लाइन इंटीग्रल ओवर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये मुझे निकालना है। देखो फील्ड गिवन है, कैपिटल एफ वेक्टर क्या गिवन है, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, फाइंड इंटीग्रेशन ओवर कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर फ्रॉम पॉइंट 0 0 to 1, 2, पोटेंशियल फंक्शन फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल फंक्शन फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, ये गिवन है, ठीक है, और मुझे ये लाइन इंटीग्रल निकालनी है या बोलो वर्क डन निकालना फ्रॉम पॉइंट 0 0 to 1, 2, और पोटेंशियल फंक्शन मुझे गिवन है फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, इसका मतलब एग्जिस्ट तो करता ही है, सो फील्ड इज कंजर्वेटिव, इतनी बात क्लियर है। अगर मेरे पास पोटेंशियल फंक्शन है तो सिर्फ एक ही थ्योरम है मेरे पास जो लगेगी, ठीक है, जो करवाई थी फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल, वही लगेगी। तो इंटीग्रेशन ओवर कॉन्टूर्स कर्व सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और ये एफ वेक्टर किसके बराबर होगा, ग्रेडियंट फाई के बराबर होगा, तो इस एफ वेक्टर की जगह मैं ग्रेडियंट फाई लिख सकता हूं, उस ग्रेडियंट से इंटीग्रेशन कट जाएगा, और ए टू बी जो ये पॉइंट है वो आ जाएगा फाई 1, 2 माइनस फाई 0 0। अरे यार समझ नहीं रहे, देखो मैं बताता हूं, एक सेकंड रुको, पेज लिख रहा हूं। यस देखो, पीछे बताया तो था कितने अच्छे से, ये कर्व सी है और एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है, दिस इज इक्वल टू, अच्छा इसको पॉइंट ही लिख लो, इस पॉइंट को मैं ए मान लूं, इस पॉइंट को बी मान लूं, तो ये ए टू बी। अच्छा पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है मतलब, और वो पोटेंशियल फंक्शन फाई है, तो इसका मतलब कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई के बराबर होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ग्रेडियंट फाई के बराबर, और डी आर वेक्टर एज इट इज। तो बताया था इससे ये इंटीग्रेशन, इस डेल से ये इंटीग्रेशन कट जाता है, तो क्या बचेगा, सिंपल फाई आर बचेगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा फाई बी माइनस फाई ए के बराबर,
तो ये बी पॉइंट पुट कर दो, 5 1,2 ये आ जाएगा 5 1,2 बी पॉइंट जो गिवन है, माइनस ए पॉइंट 0 0 गिवन है -5 0 0। अब ये 5 फंक्शन है, इसमें ये वैल्यू पुट करके निकाल दो, तो ये आ जाएगा 5, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 1 + 4 5, और 0 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो 5 इज द आंसर बाय फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल। आई होप समझ में आ गया होगा। नोट है, वर्क डन बाय कैपिटल एफ वेक्टर इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। अगर ऐसा बोले वर्क डन निकालो, वर्क डन बाय फील्ड एफ वेक्टर इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो वो निकलेगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इतना समझ में आ गया। अब एक और नोट है, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे, वैसे तो डिटेल में, बट थोड़ा सा बता दिया बस ऐसे ही। अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर f1 dx, f2 dy, f3 dz to be an exact differential equation is that कर्ल f is equal to 0 या डेल क्रॉस f is equal to 0। मतलब कोई इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अगर डेल क्रॉस f 0 के बराबर आ जाता है। तो ये एग्जैक्ट चेक करने का तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि कर्ल f 0 आ गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। ठीक है, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में इसके क्वेश्चंस करेंगे, अभी के लिए बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें क्या क्या कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार फिर से सिलेबस दिखा देता हूँ, भागना नहीं है, पहले पूरी बात सुन के जाया करो, ऐसे ही बस भागने पे लगे रहते हो। लास्ट में काम की बातें बताई जाती हैं, इसलिए कोई भी क्लास को ऐसे छोड़ के ना भागिए। हाँ ये रहा। तो आज हमने क्या क्या किया है, फंडामेंटल थ्योरम फॉर लाइन इंटीग्रल, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास समझ में आई या नहीं आई। अगली क्लास में हम ग्रीन्स थ्योरम, एरिया इज द लाइन इंटीग्रल, इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर बच जाएगा सरफेस इंटीग्रल, स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, बहुत आसान है। तो देखते हैं, 2-3 क्लास का काम हो रहा है, बस फटाफट कर देंगे इसको। ओके, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, देखो जहां पर भी शेयर कर सकते हो जरूर शेयर करना है भाई। ठीक है, तभी आपको रेगुलर क्लास अच्छे से मिल पाएंगी, क्योंकि और तो कुछ मोटिवेशन है नहीं, यही एक मोटिवेशन है हमारे पास कि आप लोग जो कमेंट करते हो, ये पता लगता है कि हाँ भाई कितने बच्चे क्लास देख रहे हैं, कौन कौन, तो उससे ये रहता है कि ये बच्चे देखो वेट करते होंगे क्लास का। अब कोई कमेंट ही नहीं करेगा तो पता ही नहीं चलेगा कोई देख भी रहा है या नहीं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और जहां पर भी आप शेयर कर सकते हो, कोई पूछ रहा हो कि टीजीटी मैथ्स की तैयारी कहाँ से करे, तो आपकी जिम्मेदारी है वो बताने की। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।